ज़ेब मंगश हमारे दौर की एक लेजेंडरी सिंगर हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी मूवीज़ की प्लेबैक सिंगिंग की है। कोक स्टूडियो में बीबी सनम जानम और पैमाना जैसे कमाल गाने गाए हैं। बॉलीवुड में भी इन्होंने कुछ गाने गाए हैं, जैसे कि हाईवे मूवी। AR रहमान और रुहेल हयात जैसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है। आई थिंक आप एक वाहिद प्रोग्राम है जिन्होंने मुझे नज़ारे रिक्वेस्ट किया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर हम ये कहें कि हमारे दौर में आज उनका लेवल 80s की नाजिया हसन के बराबर है तो ये गलत ना होगा। हमने उनसे बात की पाकिस्तान की म्यूज़िक के बारे में, उनकी म्यूज़िक इंस्पिरेशंस, रीजनल म्यूज़िक की पावर और इस खित्ते की मौसीकी का हुस्न। मेरे लिए रीजन जो है वो सारा अरब वर्ल्ड भी है और ईरान भी है और टर्की भी है, ये सेंट्रल एशिया। और बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ द लेजेंडरी ज़ेब मंगश। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रियाद, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? तो आजकल एक तो ये सिन्फ़े आहन का जब से निकला है OST, तो फिर OSTs में ज़्यादा काम हो रहा है। अभी नवीद नाशाद का एक OST किया है, कुछ काम अभी अहमद जान ज़ेब के साथ भी किया है। तो ये सब चल रहा है। साथ साथ में मेरे अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एल्बम का भी सोच रही हूँ। और फिर मैंने हाल ही में काम किया था अफ़गान म्यूज़िक पे, तो वो म्यूज़िक भी कर रही हूँ। कुछ और रीजनल म्यूज़िक में भी प्रोजेक्ट्स जा रही हैं। आपका ताल्लुक़ कोहाट से है? जी, मेरी फैमिली कोहाट से है। सही है। तो आपका मैंने नोटिस किया आपने काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाए हुए हैं। जी। तो ये किस तरह आपने, ये कहाँ से सीखी हैं सारी? तो एक्चुअली पाकिस्तान से ही सीखी हैं। जहाँ होता ये कि यहाँ पे मैं हूँ वैसे पठान फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे घर में हम पश्तो बोलते थे। फिर मेरी नानी और कुछ फैमिली के लोग जो थे वो ज़्यादा फ़ारसी भी बोलते थे, तो वो भी समझ में आती थी। फिर ये कि पाकिस्तान में पूरी जो हमारा कल्चर है वो इतना एक वेरिड कल्चर है और हर किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। तो वो मेरे वालिद फ़ौज में थे, तो हम लोग जहाँ पे जाते थे वहाँ पे मुझे शौक़ था, तो मैं थोड़ी बहुत म्यूज़िक और ज़बान पिकअप कर लेती थी। तो सब कुछ मैंने यहीं पे सीखा है, कहीं बाहर जाके सीखा नहीं है। वो एक नज़ारा आइले था आपका जो टर्किश में था। जी वो बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू। वो हम कोशिश करेंगे एंड पे आपसे सुने थोड़ा सा। तो आजकल आप वैसे किधर सेटल्ड हैं? मेरे ख्याल आप बाहर हैं सेटल्ड। जी, लाहौर में तो काफ़ी अरसे से हम लोग कोई 20-25 साल से यहीं हैं, लेकिन लाहौर और अमेरिका के बीच में आना जाना रहता है। तो ये अमेरिका क्यों, मतलब मेरा ये थोड़ा सा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बाहर क्यों सेट हो रहे हैं आजकल? उसके कई वजूहात हैं। आई थिंक ये है कि ज़्यादातर ये क्योंकि कुछ होता है पर्सनल रीजंस के लिए भी होते हैं सेटल, और कुछ कमर्शियल रीजंस के लिए भी होते हैं। क्योंकि मेरा जो है पर्सनल ये था कि या तो आप इंडिया में काम करते हैं पाकिस्तान से बाहर, या फिर अमेरिका UK वगैरह में आपकी मार्केट होती है। तो मेरा ये कि वहाँ पे मेरा एक बैंड है जी, काफ़ी अरसे से, कोई ऑलमोस्ट 8.5-9 साल हो गए, बल्कि नेक्स्ट ईयर हमारी 10वीं एनिवर्सरी होगी। तो वहाँ पे ब्रुकलिन में मेरा एक बैंड है, तो मैं आती जाती रहती हूँ। तो उसमें गोरे मेंबर्स हैं? जी, सारे गोरे। तो उनके साथ आप एल्बम पे काम कर रही हैं या सोलो? उनके साथ भी कर रही हूँ और कुछ सोलो काम भी कर रही हूँ। जी जी, ज़बरदस्त। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट होना एक चैलेंज है या नॉर्मल है? है तो चैलेंज। आई थिंक जितना ज़्यादा हर जगह पे अब आर्टिस्ट होना चैलेंज हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो आर्टिस्ट का असल काम होता है कि कोई भी आर्ट क्रिएट करना या उसको तख्लीक करना, तो वो उस चीज़ पे प्रायोरिटी कम से कम तर होती जा रही है। अगर आप मेन स्ट्रीम में है, आपको सेलिब्रिटी पहले बनना है और फिर आपको काम करना है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मार्केट में अगर आप होना चाहते हैं आज के दौर में, तो आपको बाकी चीज़ों पे, जो दीगर चीज़ें उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो अपने काम पे कम वक्त मिलता है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, ये जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स आजकल आए हैं, इनको 10-12 साल हो गए, अब और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे कोक स्टूडियो है, बिस्कॉनी म्यूज़िक है, कश्मीर बीट्स। आपके ख्याल में इन्होंने जो आपकी ओरिजिनल म्यूज़िक होती है, थोड़ा सा इसको नुकसान पहुँचाया कि नहीं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्योंकि मतलब बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है इन सारे प्लेटफॉर्म्स का।
ना सिर्फ के नए फनकारों को आगे लाने में, बट वो जो सारे पुराने हमारे फोक म्यूजिशियंस थे उनको भी आगे बढ़ावा मिला है। ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ हद तक मतलब आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये कि सिर्फ अब ये हो गया कि कोई बगैर कॉर्पोरेशन के अब म्यूज़िक प्लेटफॉर्म बनाने को तैयार ही नहीं है। मतलब सिर्फ मौसीकी की खातिर कोई काम नहीं हो रहा, उसको जब तक आप किसी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के साथ जोड़ ना दें तो फिर ये होता है कि हर कॉर्पोरेशन अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो फिर वो उसको अपने नज़रिए से करना चाहते हैं, उसको अपने कलर्स देना चाहते हैं, अपना ब्रांड का भी कुछ आगे लाना चाहते हैं, जो कि उनके हिसाब से भी सही बात है। लेकिन बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि उसका अब ऐसा हो गया कि अगर आप किसी ब्रांडेड प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं तो जैसे आपका म्यूज़िक लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनमें कोई कमी है। अच्छा, हाँ, कोई वर्थ नहीं है, मार्केट वर्थ नहीं है अगर आप किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का भी एक अपना होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपकी जो केमिस्ट्री है अली नूर और नूरी बैंड के साथ बहुत ही कमाल थी। मैं आज भी मैं और मेरा भाई वो गाने सुनते हैं, वो तन डोले और अच्छा वो जो सीजन 2 और 3 के थे, हाँ जी, कोक स्टूडियो के, तो वो क्या थी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त। मतलब आप दोनों में से कोई ना होता था ना कोक स्टूडियो में तो ऐसा लगता था कोक स्टूडियो इनकम्प्लीट है। वो क्या सीन था, मतलब इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग कैसे थी उनके साथ? उसका तो बहुत ही मतलब ईजी आंसर है, वो ये है कि मैं उनको बचपन से जानती हूँ। अच्छा, तो मतलब बल्कि वो मुझे अभी हाल ही में मैं अली नूर की बेटी के से मिलती, अली नूर वगैरह से अमेरिका में मुलाकात हुई थी, तो उनकी बेटी भी थी, तो अली कह रहा था कि बिल्कुल तुम ऐसे लगती हो हमारी कज़न हो। अच्छा। तो उसकी बेटी कहने लगी क्यों, आप कज़न नहीं है अब्बू की? अच्छा, वो समझती थी कज़न ही है आप। तो ये पहले से ही था। तो यही होता है कि अगर आपका किसी के साथ बहुत कंफर्ट लेवल हो तो म्यूज़िक बनाने में भी आसानी होती है। दूसरी बात ये है कि जब हमजा अकेले गाने गा रहा था तब भी मुझे वो गाने याद थे, फिर जब वो नूरी के साथ बनाने लगे तब भी याद थे। और इन सारी चीज़ों से हट के असल बात ये कि मुझे उनका म्यूज़िक पसंद बहुत है। पसंद था। हाँ, उनकी राइटिंग और उनकी जो है म्यूज़िकल एस्थेटिक वो मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, बस किसी के साथ होता है। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि म्यूज़िक बनाने वाली और उनका जो एक उनका बैकग्राउंड था जी, तो उनका आपने शायद उनसे भी मिली हो, रज़ा से जो इनके जी बिल्कुल, तो बहुत भी मुलाकात हुई, वो काफ़ी। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी कामयाब बैंड्स या म्यूजिशियंस रहे हैं उनके पीछे कोई थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड भी होता था, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड? जैसे आप वाइटल साइंस को देख लें, फिर आप देख लें नूरी को, और फिर स्ट्रिंग्स को उनके अनवर मकसूद वगैरह। जी। तो ये इसमें कितना मतलब ये डिफरेंस क्रिएट करती है ये चीज़? एब्सोल्युटली। मतलब ये होता है कि जब आप अपने फैमिली में या बैकग्राउंड में या आपके बड़े अगर ऐसे हो जो आपको गाइड कर सके। देखिए, सीख पूछ तो हमेशा से हमारे उसमें है, कभी आपके पेरेंट्स के थ्रू होती है, वालिदैन के थ्रू होती है, या कभी आपके उस्तादों के थ्रू होती है। मतलब क्योंकि सीखना भी तो बहुत एक अहम हिस्सा है हमारे आर्ट्स का। वो ये कि हम लोगों ने ज़्यादातर उस्तादों को और उनको तरजीह देना कम कर दिया मॉडर्न म्यूज़िक मेकिंग में, लेकिन वो भी आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाते थे। वो सिर्फ आपको मतलब आपको सिर्फ गाना नहीं सिखाते, वो आपको इंटेलेक्चुअली भी मतलब शायरी की तरफ भी मतलब माइल करते हैं, ज़्यादा मतलब एक फिलोसॉफिकल आपका माइंड बनाते हैं। तो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आर्ट तो आपके अंदर से निकलता है, तो जितना आपके अंदर चल रहा होता है कॉम्प्लेक्सिटी वो ही बाहर निकलती है। सही। मुझे आप ये बताएं, आपके आइडियल्स कौन है म्यूज़िक में? वेस्ट में पहले तो आप बाहर से बताएं, और फिर लोकल यानी कि हमारे रीजन में कौन है आपके फेवरेट्स जिनसे आप इंस्पायर होती हैं? अच्छा, ये है कि मैं अपने रीजन को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से डिफ़ाइन नहीं करती। सही है। मेरे लिए रीजन जो है वो सारा अरब वर्ल्ड भी है, और ईरान भी है, और टर्की भी है, ये सेंट्रल एशिया और तो ये सब। और मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने ये सब म्यूज़िक सुना हुआ है जब से मैं छोटी थी। तो ये इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा, इन सारे आर्टिस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा
नर्चर किया है और तो उनमें से हैं मतलब आई थिंक अरब वर्ल्ड में जो हैं फेरोज़, वो मुझे बेहद पसंद है उनका स्टाइल, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और वो स्टाइल है लेकिन उसमें मिठास बहुत है। ऑफ कोर्स उम्मे कुलसूम को मैंने बहुत सुना है। फिर गुगोश है, खानम गुगोश ईरान से, ईरानी जो हैं, और फिर उस्ताद माविश थी बिल्तून अफ़गानिस्तान से। टर्की में आज तक मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, आजदा पेकान हैं, सेज़न अक्सू हैं, और घर पे मैडम नूरजहान है, और मेरे ख्याल में क्रॉस द बॉर्डर लता जी हैं, और ऑफ कोर्स बेगम अख्तरी हैं, इकबाल बानो जी। बड़ी रिच किस्म की आपकी है, जो मतलब इतना आम लोग तो नहीं इतना सुनते जिस तरह आप बता रही हैं। टर्की तक आपकी इंस्पिरेशन है, तो ये बड़ी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस मैं ऐसे घर में पैदा हो गई कि मेरा मतलब हमेशा से लोगों का, हालांकि कोई म्यूजिशियन नहीं था लेकिन सबको बहुत ज़्यादा इसमें ना इंटरेस्ट था। तो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड आपको भी उसका फ़ायदा हुआ, जो अभी हम बात कर रहे हैं। फ़ायदा, हाँ जी, बैकग्राउंड का होता तो है फ़ायदा, म्यूज़िकल लोग थे जी। आपका अपना पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? अभी तक मैं उस पर काम कर रही हूँ। मेरा अपना पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट जो है वो है वो इस साल निकलेगा इंशाल्लाह। निकलेगा जी, और उर्दू शायरी पे कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन ज़रा नया सा साउंड है, तो दैट्स इट्स अबाउट टू कम। ज़ेब, आपने पाकिस्तान के टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए भी काफ़ी गाने गाए हुए हैं। टेलीनॉर का रवां सॉन्ग, उसमें भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त, और पेमोना, और आपके नॉर्दर्न एरिया से ऐसा लगता है आपकी आवाज़ एसोसिएटेड है, चाहे वो केपी हो या गिलगित बल्तिस्तान हो। कश्मीरी ज़ुबान में भी आपने गाया है, तो आपको कैसा फील होता है जब आपको जब आइडिया होता है कि आपकी आवाज़ पाकिस्तान के टूरिज़्म के लिए एक ऐसा लगता है कोई ट्रेडमार्क बन चुकी है? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एथनिकली, आपको पता है, उसी इलाके से एक माउंटेन गर्ल हूँ मैं। बिल्कुल। तो मेरा पहाड़ों से, पहाड़ी सकाफत से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन रही मैं सारी उम्र पंजाब में हूँ। अच्छा। तो इन गानों के ज़रिए ही मैं मतलब उस पॉपुलेशन तक पहुँचती हूँ, और मतलब इंटरेस्टिंगली वैसे बहुत फ़र्क है इन कल्चर्स में, लेकिन जहाँ तक मौसीकी की बात आती है और एस्थेटिक की बात आती है, तमाम ये जो माउंटेन कल्चर्स होते हैं इनमें एक मतलब एक कॉमनैलिटी आती है। मतलब टर्की तक जब आप देखते हैं ना, बाल्कन्स तक आप जाते हैं, तो कुछ ऐसे लगता है कि ये एक ही कोई खित्ता है, एक ही रीजन है, वो सोच एक ही है ना, एक ही सोच है। हाँ, पाकिस्तान भी तो दो सोचों में डिवाइडेड है ना। इंडस के राइट साइड पे हम ज़्यादा सब कॉन्टिनेंटल है जी, बिल्कुल, और इंडस के लेफ्ट पे हम वो फिर सेंट्रल एशियन है, अरबी, वो वाला फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल, और ईरानियन और ये वाला, तो वो, हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा। तो और एक चीज़ इन लोगों के बारे में ये भी है कि आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी wherever I work या wherever I travel, तो जहाँ भी मुझे कश्मीरी मिलते हैं या गिलगिती मिलते हैं या अफ़गानी मिलते हैं या केपी से लोग मिलते हैं या बलोच भी मिलते हैं, तो इन गानों की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है उनसे। और ज़्यादातर ये गिलगित बल्तिस्तान के अलावा ज़्यादातर ये एरियाज़ कंजर्वेटिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे एज अ वुमन, एंड बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत वो देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बलोची भी आती है आपको? जी, बलोची आती नहीं है, उसमें मतलब गाना अभी तक नहीं आया वैसे। तो इंटरेस्टिंगली मैं अपने अमेरिकन बैंड के साथ बलोची में बहुत गाने गाती हूँ। अच्छा, हमने सुना नहीं, मैं सुनना चाहेंगे। जी आपके पश्तो में सुने हैं, आपके टर्किश में सुने हैं, तो वो तो सारे ही सुने हुए हैं, तो अब देखेंगे कि किस तरह आता है। चले फिर, वो अगर हम आए रहे, आप तैयार हैं ना गाने? हाँ, सही है। ठीक है, वो नजर आए। हाँ, नजर आ और कुछ गाना चाहेंगे? नहीं, आप जो आपको पसंद है वो ठीक है, यही सुनते हैं। ठीक है, चलें फिर, इतनी बात हो रही है इस रीजनल म्यूजिक की, तो आप हमें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा सुनाई दें वो नज़ारा आइले। चलें, ठीक है। आई थिंक आप एक वाहिद प्रोग्राम है जिन्होंने मुझे नज़ारा आइले रिक्वेस्ट किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सिंग। हम तो आज भी सुन रहे, जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो आपके गाने पीछे चल रहे होते हैं, तो बड़ी
बड़ा मज़ा आता है सुनने का। थैंक यू। नज़ारे ले नज़ारे ले नज़ारे ले नज़ारे ले गलियानुमा फाज़ारे ले गलियानुमा फाज़ारे ले na 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 Sırma saçlı kırk güzel gelmiş Levent boylu 47 varmış Doğum dernek 40 gece sürmüş 40 deve 40 koyun kurban kesilmiş Up you guys Nazareyle 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 Gel yanıma pazar eyle Gel yanıma pazar eyle अच्छा हो गया। Yeah, that was great. Great, that was great. तो आपने ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जो इतना आपने बताया आपसे प्यार करते हैं, तो आपका कोई इरादा है कि इन लोगों की आप कोई एनजीओ टाइप वर्क इनके लिए कुछ करने का, कुछ जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या कुछ कर रही हो आप? मेरा दिल तो करता है और अपनी तरफ से मैं करती भी हूँ क्योंकि मैं उस जगह से हूँ, तो मुझे सिर्फ ये होता है कि ज़्यादातर मुझे लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट करने में बेहतर लगता है, क्योंकि होता ये कि कभी कभार जो ज़्यादा बड़े एनजीओज़ होते हैं तो ऑन ग्राउंड उनका काम इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। और क्योंकि आपको पता है कि वी आर द एनजीओ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस तरह से उलट पुलट काम भी हुए हैं। और तो मैं बहुत इस चीज़ में ना मैं काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ अपने आप को उस तरह से एसोसिएट करने में किसी भी चीज़ के साथ, अगर मुझे खुद नहीं पता कि ऑन ग्राउंड ये पैसा कहाँ जा रहा है या ये काम किस तरह से हो रहा है या किस तक पहुँच रहा है। तो ज़्यादातर मेरा जो काम होता है वो जो मैं करती हूँ वो इज़ लिंक्ड टू पीपल दैट आई नो वेयर द वर्क इज़ गोइंग, बट इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा मौका मिले तो ज़रूर करना चाहूँगी। ज़ेब, पाकिस्तान में आजकल भी बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, नो डाउट। आप हैं इस वक्त पूरी दुनिया में आप काम कर रही हैं और भी सिंगर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे आजकल ये नहीं समझ लगती जिस तरह 90s और 80s में पाकिस्तान के आर्टिस्ट एक बहुत बड़ी मतलब लार्जर देन लाइफ उनका वो इम्पैक्ट होता था, जैसे नाज़िया हसन है, वाइटल साइंस हैं, जुनून है, उस तरह का नाम अब क्यों नहीं पैदा होते? मतलब टैलेंट है लेकिन उस तरह की फेम अब क्यों नहीं लोगों को मिल रही? क्या ये टिकटॉक वगैरह की वजह से तो नहीं है? थोड़ा बहुत तो है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है कंटेंट की। एब्सोल्युटली, आई मीन सबसे बड़ा तो यही है कि मतलब वो कहते हैं ना कि देयर आर मोर फेमस पीपल नाउ देन एवर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल मतलब हर बंदा फेमस है। और मैंने अपनी 12 साल की नीस से एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा तुम बड़े होके क्या बनोगी? तो उसने कहा मैं सेलिब्रिटी बनूंगी। तो उस वक्त मुझे ये कुछ चंद साल पहले की बात है, तो मैंने उनसे पूछा कि तो किस चीज़ में सेलिब्रिटी बनोगी? तो उसने कहा नहीं, सेलिब्रिटी बनूंगी। तो आजकल सेलिब्रिटी बनना ही एक चीज़ है, तो लोग पॉपुलर काम की वजह से कम और सेलिब्रिटी की वजह से ज़्यादा होते हैं। वही जो बात हम लोगों ने शुरू में की थी, तो पॉपुलर लोग बहुत हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक की वजह से पॉपुलर वो हैं। वो पॉपुलैरिटी भी एक करियर बन चुका है। तो एक तो ये है, दूसरी बात वही क्या है कि बहुत एक्सेसिबिलिटी मिल गई है, आप सारा कंटेंट फ़ोन पे ही बना सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे कि पहले लोग मतलब ज़्यादा नाम हासिल कर लेते थे, ज़्यादा फेम होती थी, लेकिन उस वक्त ये भी एक चीज़ होती थी कि जो लोग टैलेंटेड थे वही सामने आते थे, यानी कि चंद लोग ही मशहूर थे जिनका क्वालिटी वर्क होता था। लेकिन अभी जैसे आप कह रही थी कि हर बंदा ही फेमस हुआ है, तो ये देख के थोड़ा सा दुख होता है आपको कि जो लोग टैलेंटेड इतने नहीं भी हैं वो भी फेमस हैं और जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं वो कम फेमस हैं। जी, दुख तो होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। मतलब एज एन आर्टिस्ट आप देख लें, इट्स लाइक कि आप क्योंकि हम सब एक ही दौड़ में लगता ऐसी है कि हम एक ही दौड़ में, बट असल में हम लोग एक दौड़ में नहीं है। असल जो वजह है मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में हमने अभी तक ये समझा नहीं है एज एन इंडस्ट्री कि हम अपने लोगों को मार्केट कैसे करें। ये तो मतलब डिजिटल
एज की एक बाय प्रोडक्ट है कि सब लोग फेमस हो जाते हैं ये वो। लेकिन अगर हम लोग अपने आर्ट्स को और कल्चर को और थॉट को और अपनी स्टोरीज़ को भी अगर हम देखें फिल्मों के ज़रिए या उसके ज़रिए, अगर हम अपना नज़रिया पेश करना चाहते हैं तो we'll have to think about ways जिसमें हम लोग अपने आर्टिस्ट को और अपने राइटर्स को किस तरह से एक हीरो बनाएं, बल्कि अपने स्पोर्ट्स पीपल को भी। मतलब हम कहीं और भी दुनिया में देख लें या पड़ोसी मुल्क में देख लें तो वो बाकी भी चीज़ चल रही है, लेकिन जिसमें जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, उसकी बिना पे उसको शोहरत भी मिली जा रही है। और बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उसको होन करते हैं, उसको और प्रमोट करते हैं। ये अभी तक ये इंडस्ट्री जो है कि मतलब अपने हीरोज़ कैसे बनाना है, मुझे लगता है हम हमेशा पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में, बल्कि दूसरे हमारे हीरोज़ हमें बना के पेश करते हैं तो फिर हम उन्हें कबूल करते हैं। तो ये बात एक ये भी है। और आई थिंक पहले ये था कि इतने चैनल्स, मतलब हमारे पास एक ही तरीका था और हम लोग ज़्यादा शायद उस वक्त हुब्बुल वतनी भी ज़्यादा थी। एक पीटीवी था और उसका वो उस पे जो आता था वो ही था। तो वो हो सकता था, लेकिन उस वक्त ये भी था कि ये पाकिस्तानी चीज़ है, पाकिस्तानी चीज़ है। इस वक्त हम लोग, क्योंकि हम हर किस्म की चीज़ उसी वक्त कंज्यूम करते हैं कहीं से भी हो, तो इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि हमें बहुत से लोग ओन करते हैं और हम भी बहुत से लोगों को ओन करते हैं। यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा वसी हो गया लाइक हम अब सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं, हम रीजनल आर्टिस्ट हैं, या हम लोग अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आपको कोई भी डिस्कवर कर सकता है और आप किसी को भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो उस जोन में फिर आपको एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है कि एट अ नेशनल लेवल आपकी कल्चरल मिनिस्ट्री है या आपकी जो भी है कि वो हम लोग अपने लोगों को किस तरह से आगे वो करें, अपने हीरोज़ को किस तरह से प्रमोट करें। जी आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसका क्या फ्यूचर है? क्या फ्यूचर देख रही हैं कि ये इसको बढ़ता हुआ देख रही हैं? बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में म्यूज़िक बहुत पता नहीं क्यों ऐसे है और क्यों ऐसे, मतलब क्यों इतना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे जो है ना म्यूज़िक से लगाव बहुत है, भले उसकी कदर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक पास्ट है ना हमारा, इस रीजन में बड़े म्यूज़िक थी, मतलब यहाँ से ही तो सारे राग शुरू हुए थे, हमारे ही रीजन से। हाँ, रीजन भी है, फिर ये है कि मतलब जैसे ख्याल गायकी है, हज़रत अमीर खुसरो ने बहुत काम किया इस पे। तो मतलब ये सारे जो आप कह रहे हैं बहुत से रागों की तख्लीक ही मतलब हमारी सूफ़ी कल्चर के साथ मिल के हुई। फिर बहुत सी प्यारी प्यारी बातें बड़े सूफ़ी थिंकर्स की, स्पिरिचुअल लोगों की, वो रागों के साथ जुड़ी हुई हैं, सर्टन म्यूज़िक के साथ। कव्वाली है और उसके अलावा गज़ल फॉर्म है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा हर रीजन ख़ित्ते का फोक अलग है और डेवलप्ड फोक है। मतलब बाकी हम लोग एक्चुअली क्लासिकी मौसीकी जब कहते हैं तो वो एक अपनी एक सिन्फ है, लेकिन फोक म्यूज़िक, देसी म्यूज़िक के भी अपने राग होते हैं। मतलब सिंधी राग अलग हैं, बलोची राग अलग हैं, हर जगह का अपना अंदाज़ है। तो ये सब है हम में। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान में मुझे नज़र आती है वो है कि आवाज़ की और जो एक्सप्रेशन की एक ओरिजिनलिटी है। फिल्मी म्यूज़िक को ज़्यादा फ़रोग़, मतलब फिल्में बंद हो गई थी बीच में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जिससे म्यूज़िक को फ़ायदा पड़ा है वो ये है कि सिर्फ फिल्म की आवाज़ यहाँ पे मशहूर नहीं है। जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं, जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं बॉलीवुड पे जो म्यूजिक बनेगा सिर्फ वही मशहूर होगा, वो ज़्यादा मशहूर। यहाँ पे इंडी आर्टिस्ट भी हैं और हाँ, और उसकी वजह से आपका हर किस्म का एक्सप्रेशन, हर किस्म की आवाज़ मशहूर है। क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन की एक मखसूस आवाज़ है, या मर्दों की 2-3 किस्म की आवाज़ें हैं जिसके थ्रू आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक की अपनी एक पहचान है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो इसको देखते हुए आपके ख्याल में हमारे रीजन का जो सारा म्यूज़िकल जो जितना स्कोप है वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं ज़्यादा डेप्थ में है अगर वेस्ट के साथ कंपेयर करें? क्योंकि मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि कुछ यूट्यूब पे कुछ होते हैं ना, जैसे रिएक्ट करते हैं म्यूज़िक पे,
तो वो लोग हमारे सिंगर्स की राहत वगैरह की आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है जी। तो ये इसका थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, आपका म्यूज़िक से ताल्लुक़ है कि इस यहाँ पे इतनी रिचनेस और वहाँ पे वो, मतलब यहाँ पे जो इतनी रिचनेस है वो कैसे है? मतलब यहाँ पे वही है, उसकी कई वजूहत है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक बहुत रिच है। मतलब हम लोगों, हमारी मौसीकी में मतलब अरबी म्यूज़िक भी है, तुर्की म्यूज़िक भी है, ईरानी राग भी है, यहाँ के जो अपनी साउथ एशियन म्यूज़िक है वो भी है। तो ये सब कुछ मिल के ऑब्वियसली बड़ा रिच एक म्यूज़िकल हमारा ट्रेडिशन है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस चीज़ की तरफ जा नहीं रहे हैं। हम लोग ज़्यादा फ्लैटन चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो आजकल प्रमोशन की बात आ जाती है। मुझे जिस चीज़, अब मैं मतलब मेरा अमेरिका में बैंड है, लेकिन मैं अमेरिका के बैंड में जाके मतलब हिप हॉप या पॉप नहीं गाती हूँ, क्योंकि उनको उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे वो करने वाले हज़ारों हैं, लाखों हैं। तो मेरी पहचान बनती है जब मैं बाहर जाती हूँ या मैं वेस्ट में जाती हूँ, तो मेरी पहचान बनती है कि मैं क्लासिकी म्यूजिक या बलूची ट्यून्स गा सकती हूँ या वो, और वो लोग उन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा चौंकते हैं, क्योंकि असल में हमारी जो ये ट्रेडिशनल गायकी है उसमें, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत बारीकी है, वो उनके पास नहीं है। तो हमारे पास भले चीज़ है लेकिन उसकी कदर नहीं है। कदर हमारे हमें बाहर से उसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है कि कितनी रिचनेस है यहाँ। और पता करने की कोई चाहत भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, और ना कोशिश, और किसी भी लेवल पे नहीं है, ना कोई इसके बारे में लिखता है, ना कोई मतलब पता नहीं, कुछ अजीब सा। और पहले ऐसे नहीं था, ये पिछले कोई 10-15 साल में हुआ है। मैं खुद बड़ी इससे परेशान हूँ कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, कि किसी को मतलब लोगों को, आजकल के लोगों को एक्चुअली पता नहीं कि मेहदी हसन कौन है। बिल्कुल, बड़े मतलब हमारे ज़माने में की भी तो ये गायक नहीं, मतलब बेगम अख्तरी मेरी ज़माने की नहीं है, लेकिन हमें पता था, हमें पता था कि ये लोग गा के आए हैं। आजकल के मतलब यूथ को पता ही नहीं है। अपनी चीज़ों को ओन करना नहीं चाह रहे लोग। लेकिन अगर आपने कोई आपकी पहचान इन्हीं से बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद से कुछ बनाने की, तामीर करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें इतनी मजबूती नहीं होगी अगर आपकी फाउंडेशंस स्ट्रांग नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि वही ना, यूथ उस तरह के गाने पसंद कर रही है, वो पंजाबी, वो बहुत ज़्यादा उनमें म्यूज़िक और वो रैप है, और सिर्फ आजकल वही चीज़ चल रही है। वो चाहे इंडिया के पंजाबी सिंगर्स हों, मतलब इसमें कोई हेट नहीं है, नो ऑफेंस टू पंजाबी सिंगर्स, लेकिन वैसे ये वो बहुत ज़्यादा धूम धड़का वो पसंद किया जा रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक ट्रेंड बना हुआ है, आई थिंक, एंड अच्छा है, वो भी अच्छा है। मतलब आप पंजाब के उसमें एक शोखी है, इसकी सरजमीन में एक मतलब रंगीन मिजाज है और रंगीन सकाफत है, तो उसमें बनता भी अच्छा लगता है। ऑल्सो रैप के ज़रिए बहुत से लोग, मतलब हिस्टोरिकली भी ऐसे हुआ था, क्योंकि आपको पता है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से निकला है, तो ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं या वो है, उनके बारे में बात कर सकते हैं खुल के। इस वजह से शायद लियारी में भी बच्चे रैप के ज़रिए अपनी एंग्स्ट निकालते हैं, अपने जो भी उनको सोसाइटी में मसले हैं उसको मतलब वो करते, उसका इजहार करते हैं। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन किसी भी एक चीज़ को बाकियों पे हावी होना ना, ये ज़रा सा ट्रबलिंग हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मतलब मुझे परेशानी होती है कि सब चीज़, हाँ मतलब सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये म्यूज़िक है, ये इसमें कोई मुकाबला नहीं है, और हर किस्म की एक्सप्रेशन में खूबसूरती हो सकती है। तो किसी एक चीज़ को दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं समझना चाहिए। ज़ेब, आपने अभी बताया आप यूएस में आपका एक बैंड है और पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और थोड़ा सा बताएं कि आपके मज़ीद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मज़ीद फ्यूचर प्लान्स ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जो मैंने लव लेटर्स टू काबुल में काम किया था, तो इस तरह से रीजनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक पूरा एक बॉडी ऑफ वर्क बनाना, मतलब वो मुझे बड़ा मज़ा आया कि किसी भी कि आप डिफरेंट जगहों को उनके आर्ट के ज़रिए कैसे पहुंच सकते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरी बात ये थी कि लाहौर, मुझे इसलिए भी बहुत मज़ा आया क्योंकि लाहौर में जब हम
मतलब आज से कोई 10-15-20 साल पहले लाहौर में ये होता था कि एक जो आर्टिस्टिक एनर्जी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, कोलैबोरेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और हर चीज़ में आपको वो उस किस्म का एक आपको खित्ता मिल जाता था ना, आपको एक ट्राइब मिल जाता था। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं मल्टी डिसिप्लिनरी काम करूँ अब ज़्यादा, जिसमें म्यूज़िक के साथ आर्ट भी हो, वीडियो भी हो, और सब चीज़ें जो हैं वो मिल के आर्टिस्ट करें काम। इस बार मेरे साथ जुड़े थे हाशिम अली, आमना, दानियाल, माहिना, और उन सब ने लाइक अपना जो जिस तरह से कंटेंट को एक तरह से ओन करके आगे बढ़े, तो वो बड़ा मुझे मज़ा आया। तो उस पे हम लोग और काम कर रहे हैं कि हम इसको कैसे आगे लेके जाएं। बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। सही। आप मुझे, अब हम एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आपने सिंगिंग कहीं से सीखी है या गॉड गिफ्टेड है? तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पूछते हैं। गॉड गिफ्टेड तो है, और एक गिफ्ट होता है गॉड का कि आपको आवाज़ मिलती है, और दूसरा गिफ्ट ये होता है कि आपको उस्ताद मिलता है। तो दोनों चीज़ें ही गॉड गिफ्टेड हैं, उससे आप बच नहीं सकते। गिफ्ट तो सारा गॉड का है, लेकिन ये है कि मुझे अभी तक मतलब मुझे हमेशा से था कि मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है। मुझे इतना कभी शौक़ नहीं था पॉप सिंगर बनने का, बल्कि मुझे हमेशा था कि मैं बैठ के तानपुरे के साथ कुछ गाऊं। तो जब लाहौर आई तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्लासिकी मौसीकी, और यहाँ पे काफ़ी उस्ताद होते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत उस्ताद मुबारक अली ख़ान से सीखा, लेकिन पिछले 10-12 सालों से जो मैं प्रॉपर शागिर्द बनी हूँ उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब, वो जिनका मुंदरी है। जी, जिनका मुंदरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अली सेठी भी हैं हैं जी, और फरहीन रज़ा जाफरी हैं, और ये हर सखियाँ हैं। तो बहुत उन्होंने बहुत शागिर्द पैदा किए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं यहाँ पे बिकॉज आई थिंक उस्तादों की कमी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो ट्रेंड उस तरह से है नहीं सीखने का, जो कि बाकी मुल्कों में होता है म्यूज़िक का। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी आप सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपको उस्ताद सिखाते नहीं हैं। तो उस वजह से बहुत से लोग मायूस होके, बहुत से स्टूडेंट्स मायूस होके कहते हैं कि चलो मैं जो करता हूँ मैं ख़ुद से करता हूँ। लेकिन मैं तो सबको ये कहूँगी कि आपके दिल में अगर इतनी सी भी थोड़ी सी भी ख्वाहिश है, तो आप ज़रूर अपने लिए कोई उस्ताद ढूंढें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपकी एक दो गाना है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा उस्ताद आपकी बहुत सी बाकी अंदरूनी चीज़ें भी संवार सकते हैं। तो उससे आपको गाइडेंस मिलती है। तो सीख तो मैं रही हूँ, एंड आई होप कि हमें मतलब ऑल माई लाइफ सीखती रहूँ। इंशाल्लाह। तो उस्ताद कल्चर बाहर भी है ये सिंगिंग में, टीचर्स का? एब्सोल्युटली जी, बाहर है। वहाँ तो प्रॉपर मेरे ख्याल वो यूनिवर्सिटीज़ और क्लासेस, कंजर्वेटरीज होती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे उस्ताद कल्चर भी है, लेकिन वहाँ पे लर्निंग कल्चर है। अब जैसे मैं बहुत से थोड़ा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, और क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप सीरियसली लेंगे, आर्ट्स को यहाँ पे सीरियसली लिया नहीं जाता ना एट अ वेरी बेसिक लेवल। तो इस वजह से आप कहते हैं कि चलो तुमने सीखा है, नहीं सीखा तुम कर लो, जिसमें एक अच्छी बात भी है कि आप मतलब आप अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं। लेकिन यह है कि आप कभी किसी लॉयर को ये नहीं कहते हैं कि बस बन जाओ लॉयर, या आप कभी किसी डॉक्टर को ये नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान। तो मौसीकी में भी ऐसे हो सकता है, होता नहीं है ऑलवेज, बट हो सकता है ऐसे भी। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लोग लेते हैं, मतलब यूट्यूब से ही भले सीखें, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। पाकिस्तान के अपकमिंग जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? अपकमिंग आपका मैसेज? मेरा अपना बस यही है कि अपनी जो ये तलब होती है सीखने की, और उसको कभी ख़त्म ना होने दें। और मार्केट आपको अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर रहा, या आपको वो चीज़ नहीं मिल रही कि आप आगे अपना काम कर सकें, तो उसको बंद ना करें, इसको जारी रखें। क्योंकि हर एक का वक्त, हर आर्टिस्ट पे अलग वक्त आता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 20 साल की उम्र में नहीं बन पाए तो आप
कुछ लोग 50 साल की उम्र में आते हैं, सामने नुमाया होते हैं, तो अपने नुमाया होने का इतना इंतज़ार ना करें, बस करते जाएं अपना काम। अच्छी एडवाइस है। एंड पे रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा, एक दफ़ा फिर आप थोड़ा सा हमें कुछ गा के सुनाइए जो आपका कोई फेवरेट हो। अच्छा, मेरे ज़हन में एक आ रहा है वैसे, तन डोले आ रहा है मैं। बहुत अच्छा, ठीक है। मैं अगर नहीं है, अगर मुश्किल है तो कोई और भी आप कर सकते हैं जो आपके ज़हन में है वो। अच्छा, चलें, सही है। वो काफ़ी पुराना है ना, 13-14 साल हो गए। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। और अभी तो है ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू, धीरे धीरे हौले हौले चले, संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी, हो रहेंगे मस्ताने हर ज़माने हर मौसमों में हम। ज़बरदस्त। एक और सुनना चाहेंगे? अच्छा, एक और सुनना चाहिए। उसका लिंक आपने देना। बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बदरवाज़े कंधार जाई सनम जानम, बदरवाज़े कंधार जाई सनम जानम, लारा 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 लाई लारा 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 लाई लारा 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 लाई लारा 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 लाई लारा, कसियर फे दिल मारा न दानिस्त, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बहाए महफिल मारा न दानिस्त, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बजुज़ तूफान कसी दर शार गुरबत, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बिशाने महफिल मारा न दानिस्त, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, बीबी सनम जानम अनार सिस्तानम, से बेसियों शानम अनार सिस्तानम, बदरवाज़े कंधार जाई सनम जानम। ज़बरदस्त। ये आपने ओरिजिनल गाने में था बदरवाज़े, कोई पहले कोई और शायर था? ताज कुरगान। हाँ, ताज कुरगान। वो कौन सी? ताज कुरगान एंड कंदाहार एंड काबुल जान। सो इस गाने में डिफरेंट जगहों की वो, क्योंकि एक्चुअली ये गाना जो है ये एक वी डोंट नो बट पीपल से दैट इट माइट बी फॉर दिस बीबी साहिबा, जो कि एक सूफी सेंट थी अफ़गानिस्तान से, तो बीबी तो उनके लिए शायद ये गाना बना है, और इन 3 जगहों से उनकी वाबस्तगी थी। तो ताज कुरान, कंदाहार और काबुल से थी। यहाँ पे भी आई थी, सिंध भी आई थी और कश्मीर भी गई थी। तो 1-2 सेंचुरीज पहले की बात है। वो गाना याद है आपको, रोना छोड़ दिया? वो भी बस ये लास्ट। उसमें जावेद बशीर ने बहुत ज़बरदस्त, वो वाला नहीं, जावेद बशीर का पार्ट में नहीं गा रही हूँ। हाँ, वो पता है मुझे। तेरी बातों ने दिल तोड़ा, तूने देखा और मुँह मोड़ा, बादल गरजा थोड़ा थोड़ा, पानी बरसा ये दिल तरसा, पर जब बीता थोड़ा अरसा मैंने रोना छोड़ दिया, गुजरे थे जिनसे रास्ते वही अनजान राहें बन गई, करनी थी तुझसे बात अनकही, शायद चुप ही है सही, हलचल में है सागर सभी साकिन, है कुछ जुम्बिश नहीं, यूं ही गुजरे है जिंदगी जीते कोई कोई, अब तो बस मैं एक पावर हूँ, गर्दिश में हूँ, राह गुजर हूँ, तूफान हूँ मैं तेरा डर हूँ, चल पड़ी है कल की छोरी
हिम्मत है तो रोके कोई, मैंने रोना छोड़ दिया, मैंने रोना छोड़ दिया। वाह वो तो नहीं चाहते, डू वांट मी टू सिंग वो वाला ए.आर. रहमान का गाना या वो उस तरह से तो नहीं? वो जो हाईवे मूवी में था? हाँ। म्यूजिक के साथ? म्यूजिक नहीं, ये उसके साथ। अच्छा वो मैं नानी सू